नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। आप तो जानते ही हैं कि ये नियुक्ति प्रक्रिया अनवरत चलते जा रही है, चलते जा रही है। खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 2020 से शुरू हुई थी जो कि अभी तक पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो सकी है। हाँ, अलग बात है कि बहुत सारे विषयों में रिजल्ट प्रकाशित हो चुके हैं, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। लेकिन अब कुछ ऐसा घटनाक्रम होने वाला है, ऐसा रोमांचक इसमें मोड़ आ चुका है कि शायद जो अब तक जितने विषयों की रिजल्ट प्रकाशित हो चुकी है या ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनमें भी कुछ फेरबदल हो सकता है। उसमें भी कुछ अभ्यर्थी एलिमिनेट हो सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों की लिस्ट से नाम हट सकता है और कुछ नए अभ्यर्थियों का जुड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अ, आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ललन कुमार चौधरी सर। जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय के अभ्यर्थी हैं, कैसे रातों-रात उनका रिजल्ट से ही नाम गायब कर दिया जाता है। तो अच्छी बात ये है कि ललन कुमार चौधरी जी मिल चुके हैं और अपने राइट को लेकर के वो अब आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात माननीय न्यायालय का भी कुछ ऐसा ही ऑर्डर आया है जो कि इसी चेंजेस की ओर इंगित कर रहा है। आखिर वो क्या है माननीय न्यायालय का ऑर्डर और क्यों ये सबको प्रभावित करेगा और ये ऑर्डर किस विषय से संबंधित है? तो ये विषय इतिहास है। वैसे भी इतिहास वालों के बारे में कहा जाता है ये इतिहास को बदलने में माहिर होते हैं। तो इतिहास अभ्यर्थी जो है फिर से कुछ ऐसा किए हैं जिसकी वजह से पूरे नियुक्ति प्रक्रिया में असर आ सकती है। चाहे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनका भी, जिनका रिजल्ट प्रकाशन होना है उनका भी। और एक चीज़ और, इतिहास विषय के इंटरव्यू जो थी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में 24 फरवरी तक ही संपन्न होने वाली थी। लेकिन 24 फ़ैब के बाद भी अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सका है। अमूमन होता क्या था कि इंटरव्यू के 1 से 2 दिन बाद ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता था। तो रिजल्ट में कितनी देर है और नई नियुक्तियों की क्या संभावना है? बहुत सारे यूट्यूबर अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं कि नई नियुक्ति तुरंत आ रही है और आयोग के भी आला कमान का कई बार ऐसा पेपरों में न्यूज़ छपती है कि नई नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजेंगे या फिर नियुक्ति आ रही है। इसकी क्या सच्चाई है और ये इसमें कहाँ तक बातों में दम है? सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या अच्छा एक चीज़ और, कई अभ्यर्थी यहाँ पे ऐसे हैं, अभ्यर्थी नहीं कहेंगे, एक्टिविस्ट उनको कहिए या जो भी कहिए, ये लोग भी अपनी कमर कसे हुए हैं और ये लोग भी लगातार आयोग पर कुठाराघात कर रहे हैं और आयोग पर क्या कुठाराघात कर रहे हैं, जो आयोग की सच्चाई है उसी को सामने लेकर के आ रहे हैं। ये डायरेक्टर जनरल हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये पिछले दिनों में भी इनका देखा गया था। एसबी शर्मा महानिदेशक प्रशासन, राष्ट्रीय नवनिर्माण परिषद एनजीओ है भारत। इन्होंने फिर से लेटर लिखा है और ये देखिए लेटर लिखा हुआ है 21 फरवरी 2025 को। और पूर्व की भांति ही इस बार भी लेटर राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, थल सेना अध्यक्ष, महानिदेशक सीबीआई, ठीक है, माननीय अध्यक्ष विश्वविद्यालय सेवा आयोग, कुलाधिपति, सबको लेटर लिखा गया है। इस लेटर में देखिए क्या है, इसको भी हम आज देखेंगे। चलिए पहले इसी लेटर को देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि माननीय न्यायालय का क्या ऐसा ऑर्डर आया है जो कि आने वाले सभी विषयों में चेंजेस ला सकता है। देखिए, तो एसबी शर्मा सर का अगर लेटर देखते हैं तो यहाँ पे ये फिर से वही सारी बातें लिखे हैं कि योग्यता की अनदेखी राष्ट्रद्रोह के समान, ठीक है? और ये क्यों है, ये चीज़ बता रहे हैं कि इसमें कैसे-कैसे यहाँ पे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया गया अभ्यर्थी के, ठीक है? संविधान और कानून का उल्लंघन किया गया, क्यों? क्योंकि अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना संविधान और कानूनी प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। दूसरा, शिक्षा प्रणाली का नुकसान, अयोग्य शिक्षकों द्वारा दी गई शिक्षा कमजोर होगी जिससे कि देश की बौद्धिक शक्ति प्रभावित होगी, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता व सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा, वगैरह वगैरह। इसी आधार पर बीएनएस की धारा राष्ट्रद्रोह 152 है, बीएनएस की धारा जो कि राष्ट्रद्रोह और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इस मामले में कड़ी जांच और दंड की आवश्यकता है। ये लेटर लिख रहे हैं और उदाहरण स्वरूप यहाँ पे डॉक्टर रीना भारती के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, कैसे इनके यूजीसी केयर में प्रकाशित हैं, इसके बावजूद भी इनके नंबर वगैरह काट दिए गए हैं। ये इस तरह की बातें कही जाए। एक चीज़ तो है, देखिए रिसर्च जर्नल जो है, उसके बारे में बहुत कड़ी आलोचनाएँ हो रही हैं और कई जगहों से ये सूचनाएँ निकल के आ रही हैं कि आयोग के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में रिसर्च जर्नल को बहुत ज़्यादा अंक काटे जा रहे हैं। और ऐसा किया जा रहा है कि पाँचों का पाँचों रिसर्च जर्नल पे अंक काट दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत ढंग से मूल्यांकन किया जा रहा है। पिछले दिनों में भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे यूजीसी केयर के भी जर्नल को ये लोग काट दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप यूजीसी केयर जर्नल को ये नंबर आप काटें। यूजीसी का भी मापदंड इस चीज़ को काटने की अलाउ आपको नहीं करता है, लेकिन यूजीसी केयर लिस्टेड हो, स्कॉपस में हो, वो सब भी अंक आप काट रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत तरीके से आप इस चीज़ का
कर रहे हैं मूल्यांकन, जो भी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट आ रहे हैं, और अपने शोधार्थियों पर अंक दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। चलिए, तो इसमें इन्होंने ये सब चीज़ें आरोप लगाते हुए और भी आगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें आयोग के अध्यक्ष जो गिरीश चौधरी हैं, सचिव निर्मल कुमार एवं अन्य सदस्यों द्वारा मिलकर फर्जी पीएचडी डिग्रियों, नकली अनुभव प्रमाण पत्रों और बैक डेट प्रकाशन प्रमाण पत्रों के आधार पर भ्रष्ट नियुक्तियां की गई। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसबी शर्मा सर के द्वारा ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। और इसमें नेट जेआरएफ जैसे योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर उनकी कटौती की गई उनके अंकों में, ताकि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा किया जा सके। और ये सब आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, और इसी बिहाफ पे ये सभी जगह लेटर भेजे हैं, ठीक है। और प्रतिलिपि में ये बीएसयूएससी के जो अध्यक्ष हैं गिरीश कुमार चौधरी, उनको भी ये लेटर भेजा है। ऐसा नहीं है कि उनको प्रतिलिपि नहीं भेजे हैं। और बीएसयूएससी द्वारा नियुक्त सभी विषयों के सभी विशेषज्ञों को भी इन्होंने भेजा है। और उप महानिरीक्षक जो है डीआईजी सीबीआई पटना बिहार, इनको भी इन्होंने भेजा है 21/2/2025 को। बहुत सारी गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें कई बातों में सच्चाई भी है। सच्चाई इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जैसे कि रिसर्च जर्नल की बात है, रिसर्च जर्नल तो आप खुलेआम नंबर उसमें काट रहे हैं। एक्सपीरियंस की बात है तो पिछले ही दिनों एक सब मामला निकल के आया था, कैसे मैथमेटिक्स विषय में ड्यूरिंग द पीएचडी आप उसको एक्सपीरियंस का नंबर दे रखे हैं, जबकि वहीं साइकोलॉजी विषय में एक अन्य अभ्यर्थी है जिसको आप ड्यूरिंग पीएचडी के अंक को काट दिए हैं। तो आप एक अलग अलग नियमावली नहीं ना बना सकते हैं, एक ही नियुक्ति में अलग अलग स्टैंडर्ड। तो ये तो चीजें हो रही हैं, और जो कि बहुत ही आलोचना की पात्र कहीं ना कहीं आयोग इस वजह से बन रहा है। पब्लिक डोमेन में आपको सभी चीजें ले आनी चाहिए थी, सभी अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड वो भी नहीं ले आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें तो रिवील हो ही नहीं पाती हैं। अधिकतम से अधिकतम आप कर क्या रहे हैं, जो इंटरव्यू देते हैं उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड के भी आप वो अपना स्कोर कार्ड देख लेते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में सभी चीजें तो नहीं ला रहे हैं। हिंदी विषय तक पब्लिक डोमेन में आरटीआई के माध्यम से सभी का स्कोर कार्ड आप देते थे, लेकिन हिंदी विषय के बाद आपने देना ही बंद कर दिया। क्यों भाई? इससे कौन सी ये देश की सुरक्षा को क्षति पहुंच रही थी? कौन सा देश की सुरक्षा पर आक्रमण होने जा रहा था? चाइना अटैक करने जा रहा था कि पाकिस्तान आपकी देश की रक्षा कर देता, कि बिहार की सुरक्षा पे खतरा था? पब्लिक डोमेन में रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए था समस्त अभ्यर्थियों का, समस्त अभ्यर्थियों की कैटेगरी क्या है, उनका एपीआई स्कोर कुल कितना बन रहा है, ये उजागर करने में क्या ही दिक्कत था। और आरटीआई से तो एटलीस्ट आप दे देते हैं, लेकिन आरटीआई से भी आप नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये अब क्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं, ईश्वर जाने, गॉड नो। अभी तक जिस जिस विषय में आरटीआई से समस्त अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई, सब में चूक पाया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बहुत ब्लंडर चूक पाया गया है। 2 तारीख को एक्सपर्ट पैनल रिजल्ट डिसाइड करते हैं, 3 तारीख को ही रिजल्ट पब्लिश आप करते हैं आयोग की वेबसाइट पे, और 3 तारीख को रिजल्ट तब्दील हो जाता है। पिछले दिनों वीडियो में दिखाया गया था। दर्शन में इसी तरह रामानंद रमन जी के संग आपने गड़बड़ किया था। फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र विषय में इसी तरह डॉक्टर शारदा वंदना मैम के संग आपने गड़बड़ किया था। अभी भी साइकोलॉजी में जितेंद्र कुमार जी हैं, उनके संग आपने गड़बड़ कर रखा है। उनके 10 नंबर एक्सपीरियंस के बनते हैं, जबकि एक्सपीरियंस का आपने केवल 0.09 नंबर दे रखा है। और ठीक उन्हीं के विश्वविद्यालय में, उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाए हुआ एक दूसरा अभ्यर्थी है, उसको आपने 10 अंक दे रखा है। तो ये सब अनियमितताएं तो हो रही हैं, और ये सब चीजें इसीलिए संभव हो भी पा रही हैं, दिख भी नहीं रही हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में सभी का स्कोर कार्ड आप जारी ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, जिस कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे थे, अब हम कोर्ट ऑर्डर की ओर चलते हैं। क्या है माननीय न्यायालय का ऑर्डर, और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि पूरे रिजल्ट प्रक्रिया में ये चेंजेस ला सकता है ये कोर्ट ऑर्डर। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो एडवोकेट हैं, इसमें प्रशांत भूषण एडवोकेट है, मिस्टर प्रशांत भूषण, मिस्टर आदित्य आनंद है, और मिस्टर आर्य आनंद है। ठीक है, ये जो जिन्होंने केस फाइल किया था उनकी तरफ से ये पिटिशनर के एडवोकेट है। इसमें से मिस्टर आदित्य आनंद जो कि हाई कोर्ट में ये भी एडवोकेट है, इनको तो आपने सुन भी रखा होगा, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर सदा आते रहे हैं, मेरी मित्र मंडलियों में से भी एक हैं आदित्य जी। तो ये भी इसमें पिटिशनर है, और ये जो सॉरी पिटिशनर के एडवोकेट है। और ये जो ऑर्डर है ना, बहुत बड़ा चेंजेस लाया है इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेंजेस ला रहा है या लाने वाला है। क्या है? देखिए, ये मामला था कि इसमें एक अभ्यर्थी है जिनका नाम है दिनेश कुमार गुप्ता। तो दिनेश कुमार गुप्ता जी के संग एक हादसा होता है एक्सपीरियंस को लेकर, कि इनकी एक्सपीरियंस पे रजिस्ट्रार का काउंटर साइन था, प्रिंसिपल का काउंटर साइन था। एक्चुअल में आयोग करता क्या है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाता है और बोलता है कि हम एक्सपीरियंस उन्हीं का काउंट करेंगे जिन पर रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो फॉर्मेट वो बनाते हैं, वो नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन निकल जाने के बाद, फॉर्म अप्लाई हो जाने के बाद, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मांगते हैं कि जरा क्लैरिफाई करें कि हम किस तरह के एक्सपीरियंस का अंक देंगे। और वो बाद में रास बिहारी सर की कमेटी के द्वारा ये रिवील होता है
कि ये जो है आप जिस पर रजिस्ट्रार का सिग्नेचर हो और जिस पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर उसको आप देंगे। सबसे मजे की बात ये है कि अगर आपको ये स्पष्टीकरण नहीं था, तो फिर अभ्यर्थियों को कैसे होगा? अभ्यर्थियों को कैसे होगा? और आपको स्पष्टीकरण था तो आप विज्ञापन जब समाप्त हो गया, फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो गई, तब आप ये क्यों रासबिहारी कमेटी सेशन मांगे? तो बहुत सारी तकनीकी त्रुटियां थी। तो खैर एनीवे, तो अभी आप आयोग कर क्या रहे थे कि उसी एक्सपीरियंस को ले जांच एक वैलिड मान रहे थे जिस पर रजिस्ट्रार साहब और प्रिंसिपल साहब का सिग्नेचर और मुहर हो और रेफरेंस नंबर हो। और उस मजे की बात यह है कि उस एक्सपीरियंस का कहीं क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन होता अगर तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती। कई ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो कि फर्जी एक्सपीरियंसेस के आधार पर चयनित हो चुके हैं। अच्छा, फर्जी एक्सपीरियंस तो केवल अच्छा, इसके बाद विश्वविद्यालयों में फर्जी एक्सपीरियंस की जांच के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर और इधर-उधर से चीजें निकल के आईं। लेकिन केवल फर्जी एक्सपीरियंस की तो जांच नहीं करनी है ना। आपने माननीय न्यायालय का एक ऑर्डर आया था, जिसमें यह बातें कही गई थी कि एक्सपीरियंस जो है पीएचडी के ड्यूरेशन का काउंट नहीं होगा। तो केवल फर्जी एक्सपीरियंस की जांच क्यों कर रहे हैं? उस अभ्यर्थी के पीएचडी के सर्टिफिकेट भी मंगा लें, पीएचडी के नोटिफिकेशन भी मंगा लें। नोटिफिकेशन में सब कुछ स्पष्ट होता है कि उसकी पीएचडी किस ड्यूरेशन की है, क्योंकि पीएचडी के ड्यूरेशन के तो एक्सपीरियंस का अंक आप दे नहीं रहे हैं। कोर्ट का भी ऑर्डर है, आपके विज्ञापन में भी ये सब बातें लिखी गई हैं। तो पीएचडी का ड्यूरेशन टीचिंग के ड्यूरेशन से कहीं मैच तो नहीं कर रहा है, इसकी भी तो जांच कर लेते हैं। इसकी तो जांच हो नहीं रही है, केवल आंख बंद करके एक्सपीरियंस फर्जी है कि सही है, जो कि आपको करना था, जो कि ये नियम आपको आयोग को जांच करना था। और बहुत आसानी से जांच हो जाता है। सैलरी स्लिप मांग देते हैं, ज्वाइनिंग रिपोर्ट मांग देते हैं, जॉब कंफर्मेशन लेटर मांग देते हैं। ये 3 चीजें मांगते हैं, सभी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। देखिए, आपने मांगा ही नहीं। तो इसमें जो है एक्सपीरियंस को लेकर के बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। ये देखिए, केस नंबर क्या है, 2677। ये 2025 का मामला है। ये लेटेस्ट है 2677। ये अभ्यर्थी दिनेश कुमार गुप्ता जी हिस्ट्री विषय के अभ्यर्थी हैं। इनके संग हादसा ये होता है कि इनको इंटरव्यू कॉल नहीं आता है, जबकि दिनेश कुमार गुप्ता जी का ये कहना था कि साहब, हम तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस है और रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल का काउंटर साइन भी है मेरे एक्सपीरियंस पे, तब मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू कॉल आता। और ये अधिवक्ता आदित्य आनंद जी के पास पहुंचते हैं और उनके माध्यम से केस फाइल करते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर देखिए कब का, 18 फरवरी 2025 का है। चूंकि इनको जब इंटरव्यू कॉल नहीं आता है तो आनंद फानन में ये जाते हैं और केस फाइल करते हैं ताकि किसी तरह हमें इंटरव्यू कॉल आए। परिणाम क्या निकल के होता है कि आयोग वहां पर, अब आयोग की तरफ से जो एडवोकेट रहते हैं वो दलील देते हैं कि सर, इनके एक्सपीरियंस में लेटर नंबर या फिर रेफरेंस नंबर जो होता है वो मिसिंग है, इस वजह से सर हमने इनको एक्सपीरियंस को अंक नहीं दिया। अब मजे की बात ये है कि लेटर नंबर या रेफरेंस नंबर अगर मिसिंग है तो वो एक्सपीरियंस फर्जी है, आप ये कैसे जान गए? आपने क्या विश्वविद्यालय से जांच किया था? क्या कॉलेज से वेरिफिकेशन किया था? नहीं, आपने कोई विश्वविद्यालय और कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं किया और लेटर नंबर नहीं होने के बिहाफ पे आप मान लिए कि ये फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इसको और अंक नहीं देंगे। बस अभ्यर्थी पहुंच जाता है न्यायालय, और लेटर नंबर नहीं होने की वजह से, रेफरेंस नंबर नहीं होने की वजह से, जिस पर एक्सपीरियंस का इनको अंक नहीं दिया गया था कहीं ना कहीं, तो ये कोर्ट केस कर देते हैं। कोर्ट भी इनसे पूछता है। इस देखिए, इसमें जो सार निकल के आ रहा है, मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोर्ट भी माननीय न्यायालय पूछते हैं कि आप आए हुए हैं केस करने केवल स्पेकुलेशन के आधार पे कि आपको ऐसा अंक काटा गया होगा, आपके पास तो साक्ष्य है नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस में अंक काटे ही गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, पिटिशनर कहता है कि द पिटिशनर इज इंटाइटल्ड फॉर 10 मार्क्स एंड फॉर रिसर्च पब्लिकेशन। ठीक है, एंड पिटिशनर इज ऑल्सो इंटाइटल्ड फॉर 10 मार्क्स, बट इट इज फेयरली सबमिटेड दैट नो डाउट विथ रिस्पेक्ट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इनको 60 मार्क्स एपीआई इंडेक्स जो बीए, एमए, रिसर्च पेपर वगैरह वगैरह को लेकर बनते हैं। और इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस में इनको 10 मार्क बनते हैं। फॉर टीचिंग एक्सपीरियंस द पिटिशनर इज इंटाइटल्ड फॉर 10 मार्क्स, और रिसर्च पब्लिकेशन को लेकर 10 मार्क्स बनते हैं। तो जब टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च पेपर को सर लेकर 10 मार्क्स बनते हैं और इसमें से अगर दोनों में से दोनों हटा दिया जाएगा, तभी सर मुझे इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से जाहिर है कि सर मुझे रिसर्च पेपर और टीचिंग एक्सपीरियंस में अंक नहीं मिले हैं, क्योंकि सर ये जो 60 अंक है ये पीएचडी को लेकर के है, बीए और एमए को लेकर के मिल रहा है। तो ये सर कांस्टेंट है, इसमें कोई अंक नहीं काटा जा सकता है। रिसर्च पेपर और टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर के ही काटा जा रहा है। और सर अगर ये दोनों के दोनों कंप्लीटली हटा दिए जाएंगे तभी सर हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, अन्यथा मुझे इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही आएगा। कोर्ट को भी ये इनकी आर्ग्यूमेंट जस्टिकेबल लगती है। आयोग से पूछते हैं, भाई आपने एक्सपीरियंस पर क्यों इनका अंक काट दिया है या रिसर्च पेपर पे क्यों काटा है?
रिसर्च पेपर पे अगर काटा तो एक्सपीरियंस पे कैसे काट दिया? एक्सपीरियंस तो अभ्यर्थी कह रहा वैलिड है। बोलते हैं कि सर यहाँ पे हमने कह दिया था कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल और किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा काउंटर साइन हो, ठीक है? टीचिंग एक्सपीरियंस पे। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे लेटर नंबर देखिए कह रहा है ना कि इट वुड मैनिफेस्ट दैट द सेम डज़ नॉट इवन रिकॉर्ड लेटर नंबर नॉर द डेट ऑन व्हिच द सेम वाज इशूड। दिस मस्ट बी रीजन फॉर नॉट कंसिडरिंग द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द पिटिशनर। ठीक है, ये वकील साहब कह रहे हैं कि साहब इनके एक्सपीरियंस पर ना लेटर नंबर था और ना ही कॉर्नर पे जो डेट होता है वो था। इस वजह से हमने इसको इनवैलिड माना और गलत माना। कोर्ट दलील देता है, कोर्ट पूछता है कि आपने जो है इसकी जांच की थी कि लेटर नंबर और ये नहीं है, इस वजह से इनका फर्जी है? तो वो कहते हैं नहीं सर, ये तो जांच नहीं की थी। अभ्यर्थी की तरफ से यहाँ पे एक रोचक बात कही जाती है कि सर एनेक्जर P/11 is found to be forged or fabricated. It that event the petitioner is willing to face criminal prosecution. ये कह रहे हैं कि सर अगर मेरा, अभ्यर्थी की तरफ से कहा जा रहा है कि सर अगर मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत पाया जाता है, किसी तरह का फर्जीवाड़ा इसमें पाया जाता है, तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस आप कर दीजिएगा। मेरे ऊपर, मैं क्रिमिनल केस झेलने के लिए तैयार हूँ, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मेरे ऊपर चलाइएगा, अगर मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत है तो। अभ्यर्थी स्पष्ट कर रहा है। फिर आयोग की तरफ से कहा जाता है कि साहब एक्चुअल में इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेटर नंबर और डेट नहीं होने की वजह से फर्जी पाए जा रहे थे। कोर्ट पूछता है कि अरे भाई ये फर्जी अगर है तो ये कह तो रहा है कि मैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन झेलने के लिए तैयार हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? ये अभ्यर्थी खुद कह रहा है कि इसका सर्टिफिकेट सही है और अगर गलत है, इसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा है, तो मेरे ऊपर क्रिमिनल केस चलाइएगा, और आपको क्या चाहिए? इसलिए आप इनको एकदम इंटरव्यू में बुला रहे हैं। और देखिए फिर आगे ऑर्डर क्या देते हैं? इन व्यू ऑफ द सबमिशन मेड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स, द कमीशन इज डायरेक्टेड टू प्रोविजनली कॉल द पिटिशनर फॉर इंटरव्यू इन बिटवीन 19/2/2025 से 24/2/2025। अच्छा, मजे की बात इसमें और एक चीज बताते हैं। यहाँ पे जब इंटरव्यू की बात आयोग माननीय न्यायालय करते हैं कि इनको इंटरव्यू कल बुलाइए, तो आयोग बड़ी साफगोई और चालाकी से क्या कहता है कि ठीक है सर, अभी इंटरव्यू हो जाने दिए 24 तक और इनको बाद में बुला लिया जाएगा। ठीक है, ये सब वहां पे बहस के दरमियान जो घटनाक्रम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में बुला लिया जाएगा। माननीय न्यायालय जो है इसको ओरल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और बोलते हैं कि आप जो है अभ्यर्थियों को बाद में बुलाएंगे ताकि आराम से धीरे से इसको इंटरव्यू में ही कम अंक दे दें और लिस्ट से बाहर कर दें। तो आप बाद में क्यों बुलाएंगे भाई? ताकि इसको बाद में धीरे से इंटरव्यू कॉल बुला करके और लिस्ट से बाहर कर देंगे, इसलिए बाद में बुलाएंगे। इस अभ्यर्थी को आप 19 फरवरी से 24 फरवरी जो आप इंटरव्यू का डेट दे रखे हैं उसी दरमियान आपको बुलाना है, यह स्पष्ट दिशा निर्देश देते हैं। और एक चीज और भी कहते हैं कि एट दिस स्टेज लर्नेड काउंसिल अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन सिक फॉर वीक टाइम फिलिंग अ काउंटर एफिडेविट। और 4 सप्ताह का इनको समय देते हैं काउंटर फाइल करने के लिए, ठीक है। और यही नहीं, ये प्रिंसिपल जो जिस जगह से अभ्यर्थी के को एक्सपीरियंस इशू हुआ था, वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी एक ये नोटिस जाता है कि अभ्यर्थी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है पिटिशनर का, ये सही है, जेन्युइन है या फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में भी आप सूचित करें। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर आप केवल लेटर नंबर के आधार पे और डेट नहीं रह रहा, इस आधार पे एक्सपीरियंस को नहीं मान रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये जो है हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके संग ऐसा हुआ है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत तो न जाने कितने सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जिनको एक्सपीरियंस को अंक ही नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वीर कुंवर सिंह के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लेटर नंबर और डेट कईयों में मिसिंग था। इसकी वजह से उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेटर नंबर और सर्टिफिकेट डेट नंबर मिसिंग होने की वजह से उनको एक्सपीरियंस उनके गलत मान लिए गए, फर्जी मान लिया गया। और जो कंप्यूटर जनहित अगर अपने से बना के ले गया होगा और अपने से लेटर नंबर दे दिया होगा, अपने से डेट नंबर दे दिया होगा, तो वो आयोग के लिए बड़ा ही उचित लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि नहीं, इसमें तो सब कुछ मेंशन है। चूंकि ये क्रॉस चेक तो कर नहीं रहे थे। और ये अब करा किससे रहे? विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय कितनी साफगोई से क्रॉस चेक करेगा, ईश्वर जाने। क्योंकि वही विश्वविद्यालय गेस्ट टीचरों की नियुक्ति में जब इंटर के एक्सपीरियंस के आधार पर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति कर रहा है, इंटर स्कूल में पढ़ाया हुआ अभ्यर्थी है और उसका गेस्ट टीचर में बहाली किया है, कौन? यही विश्वविद्यालय। तो जो विश्वविद्यालय को ये भी नहीं मालूम कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हायर एजुकेशन में पढ़ाए हुए अभ्यर्थियों को एलिजिबल करने हैं, उनके मानने हैं, वो विश्वविद्यालय अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच करेगा। गॉड नो कितनी साफगोई से जांच हो पाएगा और क्या ही ये जांच करेंगे या फर्जीवाड़े को और बढ़ावा देंगे। एसबी शर्मा सर ने भी इस लेटर में इस चीज को देखा हूं, मैंने उजागर किया है
कि जिस विश्वविद्यालय को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जाँच करने के लिए कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है कि बिहार सरकार और बीएसवीएससी ने उन्हीं भ्रष्ट विश्वविद्यालयों को जाँच का जिम्मा सौंपा, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है। उन्हें गुप्त सूचना अनुसार जाँच के नाम पर उम्मीदवारों से रिश्वत ली जा रही है। ठीक है, ये एसवी शर्मा अपने लेटर में बड़े-बड़े जितने भी देश के जवाबदेह और ज़िम्मेवार लोग हैं, महामहिम राष्ट्रपति और सब लोगों को जो सूचित किए हैं, उसमें ये भी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो विश्वविद्यालय गलत तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू किया है, ऐसे-ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है, जो आज तक कभी उस कॉलेज में मुँह ही नहीं अपना दिखाए हैं और ऐसे लोगों को टीचिंग एक्सपीरियंस का अंक दे दिया गया, 10-10 अंक दे दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी परिणाम क्या निकल के आएगी? इसका परिणाम ये निकल के आएगा, जितने भी अभ्यर्थी होंगे, जिनको कि टीचिंग एक्सपीरियंस पे लेटर नंबर और रेफ़रेंस नंबर नहीं रहने की वजह से अंक नहीं मिला होगा, उनके लिए तो सभी के लिए ये एक तरह से नज़ीर पेश हो जाएगा यह केस। क्योंकि इस केस में तो माननीय न्यायालय ने अभ्यर्थी को कहीं न कहीं रिलीफ़ दे दिया कि नहीं, आप इनको इंटरव्यू कल बुलाएँगे ही बुलाएँगे और अगर इनका फर्जी नहीं पाया जाता है, तब तो इनको एक्सपीरियंस पर अंक भी देना होगा। और अभ्यर्थी जब इतने दावेदारी के संग कह रहा है कि अगर मेरा फर्जी एक्सपीरियंस होगा, तो मेरे ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलाइएगा। ऐसी स्थिति में अगर इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कॉलेज कहता है कि हाँ, हमने इश्यू किया है और रजिस्ट्रार कहते हैं कि हाँ, हमने इश्यू किया है, तब तो ऐसे में एक्सपीरियंस को मानना ही पड़ेगा, बिना लेटर नंबर और डेट नहीं रहने के बावजूद भी। तो ये स्थिति तो न जाने कितने विषयों में है, न जाने कितने विषयों में है, तो हर अभ्यर्थी के लिए ये केस नज़ीर हो जाएगा। केस नंबर क्या है 2677 ऑफ 2025। तो ये तो नज़ीर हर विषय के अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगा, जो भी ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो आने वाला समय में उम्मीद है कि अन्य भी बहुत सारे विषयों में इस तरह के चेंजेस नज़र आ सकते हैं। केवल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर लेटर नंबर रेफरेंस नहीं रहने की वजह से अंक काटा गया होगा, इस बिहाफ़ पे। अच्छा, हिस्ट्री विषय में अभी जो है रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? इस ऑर्डर के बिहाफ़ पे ही आप केस नंबर याद रख लीजिए 2677, ये 2025 का मामला है। एक और केस होता है जिसमें कि लगभग 50 से भी अधिक अभ्यर्थी होते हैं, जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आता है, तो ये एकजुट होकर के केस करते हैं। और जो अभी मैंने आपको केस दिखाया, इसी केस के बिहाफ़ पे उनको भी विजय मिलती है और इनको भी इंटरव्यू कॉल के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। ये किस विषय का मामला है? हिस्ट्री विषय का मामला है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसमें चाहे कोई भी समस्या थी, किसी भी तरह की, इसमें 1-2 कारण नहीं थे, किसी का एक्सपीरियंस में नंबर कम था, तो किसी का पेमेंट कम था जिसकी वजह से उनको इंटरव्यू में ये नहीं बुलाया गया था, चूँकि एक राशि देनी थी फॉर्म भरते समय अभ्यर्थिता के लिए, तो जो उस राशि से कम की राशि दिए हुए थे, उनको भी इनएलिजिबल कर दिया था और भी बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को इनएलिजिबल किया था। तो सभी अभ्यर्थी जो है कोर्ट केस करते हैं। लगभग इसकी संख्या 50 होती है। किस विषय का मामला है? हिस्ट्री विषय का मामला है। और उन सभी अभ्यर्थियों को माननीय न्यायालय द्वारा 50 है, 60 है, राउंड फिगर आप समझें, 50 या 60 की संख्या में है। इन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा रिलीफ मिलता है। ये देखिए वो ऑर्डर कुल 34 पेज का है, ठीक है? ये ऑर्डर कब आता है? तो देखिए ये ऑर्डर भी आपको चलिए नीचे डेट आपको देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर आता है, आप देखिए यहाँ पे डेट नीचे मेंशन होगा, ये 21 फरवरी 2025 को ऑर्डर आता है। और ये ऑर्डर जो है सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल बुलाने के लिए एक तरह से कहता है कि आपको इंटरव्यू कॉल बुलाना ही पड़ेगा। और इसके पीछे रीजनिंग क्या जज साहब दे रहे हैं, इसके पीछे यही केस नंबर को रीजनिंग दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आई फाइंड दैट द कमीशन टिल दैट हैज नॉट एक्सरसाइज्ड इन टोटलिटी at the same time has announced the last date of interview to be held on 24 to 2025. The order dated 18/2/2025 passed by a coordinate bench of this court in CWJC number 2677 of 2025। ये देखिए उसी केस नंबर का हवाला दे रहे हैं कि अभी ये क्या कह रहे हैं कि हमने ऐसा पाया कि कमीशन जो है अच्छे से वर्क नहीं किया है, अच्छे से टोटल जांच एक्सरसाइज नहीं किया है और उसी समय बिना अच्छे से जांच किए ही इंटरव्यू के लिए सबको बुला दिया है, जो कि 24 फरवरी को इंटरव्यू समाप्त हो जाने वाली है। ठीक है? और 18 फरवरी को भी इस तरह की चीज़ें देखी। 18 फरवरी को जो ऑर्डर दिया गया था उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें भी यही सब चीज़ें देखी गई थी। किस केस में? जो अभी मैंने एक्सपीरियंस वाला दिखाया, विल हार्डली मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। मतलब उस अभ्यर्थी के संबंध में भी यही चीज़ें देखी गई कि आपने अच्छे से एक्सरसाइज ही नहीं किया, आपने सब जाँच ही नहीं किया और बिना जाँच के इंटरव्यू के लिए सबको बुला दिए। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई क्रॉस जाँच किए ही नहीं। बस आपको जो अच्छा लगा कि नहीं ये सही लग रहा है,
इस पे बड़े अच्छे से मुहर मारा गया है। इस पे ये जो लेटर पैड है ना, इसकी कलरिंग बड़ा अच्छी लग रही है। इसका सिग्नेचर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सही एक्सपीरियंस वाला लग रहा है। चलो, इसको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लो। इसके एक्सपीरियंस मान लो। यही ना हुआ, अगर आप क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? जिसका लेटर पैड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला बढ़िया लगा, जिसको रजिस्ट्रार प्रिंसिपल का सिग्नेचर लगा, जिसको डेट दिखा, जिसको रेफरेंस नंबर दिखा, आपने मान लिया। और जिसको डेट और रेफरेंस नहीं था उसको आपने नहीं माना। और ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में सारे अभ्यर्थी जगेंगे और उनके लिए ये केस नजीर बनने वाली है। 26/7/2025 का जो मामला है वो नजीर बनने वाली है। और एक चीज और आपको बता देते हैं, ये जो केस अभ्यर्थियों ने जीता है ये बड़े ही यंग वकील हैं। कई बार कहा जाता है कि यंग वकील जो जूनियर है वो बेचारे को क्या ही बहुत ज्यादा अनुभव है। ये बहुत ही यंग एज के एडवोकेट हैं। जितने भी यहाँ पे इस नियुक्ति प्रक्रिया के अभ्यर्थी हैं, शायद उन सभी अभ्यर्थियों से ये उम्र में बड़े छोटे होंगे। लेकिन चूंकि ये बड़े अच्छे इथिकली चीजों को जानते हैं, आदित्य आनंद जी तो हायर एजुकेशन से बड़े पहले से ही जुड़े हुए हैं, आप चैनल पे भी इनको देखे हुए हैं। तो ये सभी आर्ग्यूमेंट को बड़े अच्छे से चीजों को पकड़ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। और इन्होंने ऐसी दलील ही रखी कि माननीय न्यायालय भी जो है इनके फेवर में कहीं ना कहीं ओरल ऑर्डर देते हैं कि नहीं, आप अगर फर्जी किया है तो इस पर क्रिमिनल केस चलेगा। लेकिन कह रहा जब फर्जी नहीं है तो आप कैसे इसको फर्जी मान लें? तो देखिए, वही जो 50 अभ्यर्थियों को, 50 या 60 जो भी हैं, उनको भी रिलीफ इसी ग्राउंड पे मिलता है कि जो 26/77/2025 वाला मामला है उसमें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपने अच्छे से एक्सरसाइज ही नहीं किया और अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। 24 फरवरी आपका एंड डेट है। तो आगे क्या कर रहे हैं कि हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड एंड देयर कैंडिडेचर इन देयर क्लास सब्जेक्ट कैटेगरी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द कमीशन on one ground or other before complete exercise yet to be done by the commission till date। मतलब कह रहे हैं कि बिना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए माननीय न्यायालय कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं कि आपने बिना कंप्लीट एक्सरसाइज के, बिना अच्छे से एक्सरसाइज किए हुए, अभ्यास किए हुए, आपने कमीशन ने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो इस तारीख का इंटरव्यू होगा और ये लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे हैं। आपने कोई क्रॉस जांच नहीं किया, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया। और मजे की बात यह है कि ज्वाइनिंग जब हो जा रही है तो आप विश्वविद्यालय कर मत्थे थोक दे रहे हैं। वही विश्वविद्यालय जो गेस्ट टीचरों की बहाली सही ढंग से नहीं करा पा रहा है, वही विश्वविद्यालय जो गेस्ट टीचरों में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर चयन नहीं कर रहा, वही विश्वविद्यालय जिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार की उजागर वहीं से भ्रष्टाचार कर करके कैसे गेस्ट टीचरों की बहाली हो रही है। आगे इसमें देखिए, द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी कैन ओनली, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसे साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, ऐसे लोगों द्वारा चीजें कही जा रही हैं, पेपर में चीजें छपती हैं, आए दिन मीडिया में ये चीजें छपती हैं, उस आधार पर मैं ये चीजें कह रहा हूं कि कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है विश्वविद्यालयों द्वारा भी। आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी कैन ओनली बी सेड टू not taken in public interest and it would be in question is not allowing in such circumstances to allow shortlisted ineligible candidate provisionally face the interview subject to the result SLP नंबर इतना 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 2024। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि आप जो है सबको इसी अपने डिसीजन ले लिए कि नहीं इनको नहीं इंटरव्यू में बुलाना है। ठीक है, और दूसरी चीज आगे क्या कर रहे हैं कि नियरली 5 years have left from the date of advertisement and it has been informed by the learned counsels that many of the petitioners age has expired or going to expire, frustration their entitlement of employment which is in violation of articles 14, 16, 21 of the constitution of India। देखिए एसवी शर्मा सर ने जिस यहाँ पर जिस अनुच्छेद का हवाला दिया है, यहाँ पे अनुच्छेद 14 का हवाला दे रहे हैं, वही कहीं ना कहीं हवाला माननीय न्यायालय भी दे रहे हैं। ठीक है, माननीय न्यायालय के ऑर्डर में भी वही सारी बातें लिखी गई हैं। क्या लिखा जा रहा है कि आप जो है संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का कहीं ना कहीं ये जो है खंडन इसका कर रहे हैं, इसकी मानहानि कर रहे हैं, इस वायलेशन कर रहे हैं। क्या, क्यों भाई? क्योंकि ये 5 साल पहले ये नियुक्ति प्रक्रिया आई थी और अभी तक आप इसको संपन्न नहीं किए, और 5 साल बाद अभ्यर्थियों को, जबकि कई अभ्यर्थियों का डेट भी लैप्स हो चुका है, जो मिनिमम एज था फॉर्म अप्लाई करने का वो लैप्स हो चुका है और कईयों का लैप्स होने वाला है, और आखिर में आज आप उनको कह रहे हैं कि आप जो है इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल नहीं है। ये कौन सा है? ये तो समानता का अधिकार से आप कहीं ना कहीं उनको वंचित कर रहे हैं। 5 साल बाद ये कोई मजाक है क्या? 5-5 साल नियुक्ति चलती है, चुनाव होता है, 2 महीने में, 1 महीने में रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है, और नियुक्ति प्रक्रिया जिससे कि अभ्यर्थी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, उस पर 5 साल से नियुक्ति आपकी चल रही है।
और मजेदार बात ये है जो अभी मैंने आपको, चलिए इसको समाप्त होने दी, इसके बाद नई नियुक्ति की हम कंस्पिरेसी आपको समझाते हैं कि नई नियुक्ति जो आने की जो बातें चल रही हैं उसकी क्या सच्चाई है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। इन व्यू ऑफ द एफोर्सेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आई डायरेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कमीशन टू टेक स्टेप टू प्रोविजनली कॉल द पिटिशनर फॉर इंटरव्यू on or before the last 24 to 2025 or extend the date of by taking necessary step is not to sidestep the rule of natural justice. However, the result of the above exercise in respect of all petitioner will be subject to the result SLP number इतना 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 and case pending before the honorable court arising out the advertisement 21/9/2025 pursuing पब्लिश्ड बाय द कमीशन। ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपका 24 फरवरी 2025 के पहले या उसके बाद में आप इन सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू आप लेंगे और इसके बाद ही आप रिजल्ट पब्लिश करेंगे। नेचुरल जस्टिस भी यही कहती है कि 5 साल बाद आप इनको ये सूचित कर रहे हैं कि देखिए जी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और बिना अच्छे से एक्सरसाइज किए हुए आप सीधे उनको इंटरव्यू से बाहर कर दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको इन सभी का इंटरव्यू लेना होगा। तो अब देखिए इतिहास विषय में ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हुआ है। इसमें जितने भी अभ्यर्थी केस किए हुए थे सबको रिलीफ मिल गया, जो भी 50-60 की संख्या में थे, और सबको माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि आप इनको इंटरव्यू लेंगे और बढ़िया से एक्सरसाइज करिए, पहले एक बार फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन करिए जो जो गलतियां की गई हैं। आयोग क्या कह रहे हैं कि सर हमने तो जांच कर लिया है। अगर जांच कर लिया है तो जिनका लेटर नंबर नहीं है, रेफरेंस नंबर नहीं है, और उसको आप मान लेंगे कि ये गलत एक्सपीरियंस है और फिर से वो अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंच जाता है, इतिहास विषय का ही अभ्यर्थी, तब तो फिर आप पे प्रश्न चिन्ह लगेगा कि आपने क्या जांच किया था। आपको एक ऑर्डर में ये चीजें आई हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ सही है, ये लेटर नंबर या फिर डेट नंबर ये तो उसके कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा छोड़ा गया है, और इसी बिहाफ पे आप अन्य लोगों का भी इसी तरह अकाउंट नहीं किए हैं, तो आपने क्या जांच किया है। आयोग फिर से, माननीय न्यायालय फिर से फटकार लगा सकते हैं। तो इसलिए आयोग अब बुरी गति से फंस गया है, और ये विश्वविद्यालयों पर पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। इनको अच्छे से जांच करनी होगी, बहुत अच्छे से जांच करनी होगी, एक एक चीज की माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करनी होगी। मजेदार बात यह है, जो नई नियुक्ति की बात मैं कर रहा था, नई नियुक्ति के संबंध में भी कहीं से कोई भी सूचना नहीं निकल के आई है। बिहार सरकार द्वारा, उनके शिक्षा विभाग द्वारा, या फिर बिहार सरकार के किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है कि नई नियुक्ति आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये केवल और केवल जो यूट्यूबर है, न जाने कौन कौन से, जो अपनी दुकान चलाने के लिए यह हवा छोड़ते रहते हैं कि नई नियुक्ति आ रही है, नई नियुक्ति आ रही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आयोग के अध्यक्ष भी कई पेपरों में यह बातें कहे हैं कि नई नियुक्ति के संबंध में जो भी यहाँ से चीजें बचेंगी सीटें, उसको हम नई नियुक्ति के लिए भेज देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज उन्होंने ये भी कहा है स्पष्ट रूप से कि भाई नियुक्ति निकालने का अधिकार सरकार को है, हमारा काम है केवल नियुक्ति का अनुपालन करना। तो वो भी, आयोग भी ऐसा नहीं कह रहा है कि नई नियुक्ति आ रही है। तो अभी जितने भी अभ्यर्थी है जो आए दिन हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल से पूछते रहते हैं कि सर नई वैकेंसी कब आ रही है, नई वैकेंसी कब आ रही है, तो देखिए स्पष्टता ये है कि नई वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। जो भी कह रहा है बस हवा हवाई पुलिंदा बना रहा है। नई नियुक्ति आएगी भी कि नहीं आएगी इसके बारे में भी कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है। एक संभावनाएं भर मात्र हैं कि चूंकि 24-25 में चुनाव है, चुनाव के पहले अमूमन सरकारें जो है वैकेंसियां और अन्य चीजें ले आते रहती हैं, तो इसीलिए एक संभावना है कि 25 में वैकेंसी आ सकती है, लेकिन आएगी ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप इस भरोसे न बैठे रहें कि वैकेंसी आएगी ही आएगी। ठीक है, अन्य भी संभावनाओं की ओर आप तलाश करते रहें, क्योंकि उम्मीद टूटने को बड़ा कष्ट होता है। तो आप सभी उम्मीद न पाल के बैठें कि यहाँ पर वैकेंसी आ ही रही है, क्योंकि आप देखिए ना, एक वैकेंसी तो 5 साल चल रही है, 5 साल से भी अधिक, न जाने कब तक कंप्लीट होगी, गॉड नो। तो ये है सारे घटनाक्रम। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ये कहीं ना कहीं आपके ये हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल के भी मोटिवेशन को बढ़ाता है, और आपके लिए इसी प्रकार की अन्य जो सूचनाएं हैं समय समय पर ले आते रहूंगा। अब रही बात कि ये सब जब चीजें घटनाक्रम हुई तो इतिहास विषय का रिजल्ट कब तक प्रकाशित होगा। अब देखिए ये 50-60 जो भी अभ्यर्थी हैं, जब तक आयोग इनका इंटरव्यू नहीं कर लेता है तब तक तो रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने वाला है। और यही नहीं, इनको एक्सरसाइज भी करने के लिए अच्छे से कहा गया है कि आप फिर से बढ़िया से आप मूल्यांकन करिए। तो मूल्यांकन में तो मूल्यांकन अब इनको ये भी करना होगा, जिनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर नंबर नहीं है, डेट नंबर नहीं है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इनको स्वयं के स्तर से क्रॉस चेक कराना होगा विश्वविद्यालय से। और उन्हीं का क्यों, पूरे अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस का क्रॉस चेक इनको खुद से कराना है,
न कि विश्वविद्यालय आप शुरू में गलत एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर चयन कर देंगे और फिर उधर विश्वविद्यालय में जाके जांच होगा, तो जो योग्य अभ्यर्थी था उसके जगह को, उसकी तो आपने अधिकारों का कहीं न कहीं हनन किया। तो ये जाँच आपको करनी है। पहले लेवल पे ही जो फर्जीवाड़ा है, उसका उजागर हो जाएगा, तो सेकंड लेवल पे जाँच की बात ही नहीं आएगी। तो आप स्वयं जाँच करिए ना। आप स्वयं जाँच करिए, उनके जॉइनिंग लेटर को मँगाइए, सैलरी स्लिप को मँगाइए, जॉब कन्फर्मेशन लेटर को मँगाइए, ये सब आपको जाँच करनी थी। अगर नहीं करते हैं तो फिर से सदा ही कोई न कोई एसबी शर्मा जैसे लोग यहाँ पर आएँगे और आप पर इसी तरह के बड़े-बड़े अधिकारियों तक आपकी खबरें पहुँचाएँगे। आप देख ही रहे हैं कहाँ-कहाँ तक आपकी लीपापोती की खबरें पहुँच रही हैं और बड़े ही गंभीर आरोप सब लगाए जा रहे हैं सर के द्वारा। और इससे पहले भी इन्होंने प्रतिलिपि बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले ये 4 फरवरी को भी भेज चुके हैं और इसके पहले भी एक और भेजा हुआ था, वो भी आपके समक्ष मैंने दिखाया था। ये भी इससे पहले 29 जनवरी को भेज चुके हैं। ये जितने भी गंभीर आपके संबंध में चीज़ें निकल के आ रही हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो सभी आरोपों को बड़े-बड़े लोगों तक देखिए पहुँचाया जा रहा है। खुदा न खास्ता कहीं कुछ बड़ा हो गया तो आयोग भी बड़े ही धर्म संकट में पड़ सकता है। उम्मीद है कि आयोग और अच्छे से एक्सरसाइज करेगा ताकि इन पर गंभीर आरोप न लगें और सभी चीज़ें अच्छे से हों। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को सब आखिर तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।